हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका भाई शिव और आज आपके लिए हाजिर हूं काइनेमेटिक्स 1D पर रैंकर्स प्रैक्टिस सेट 2 लेकर। और ऐसे हम 3 प्रैक्टिस सेट्स और करेंगे, लगभग 5 या 6 प्रैक्टिस सेट हम लेंगे। तो बिना देरी करे हुए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये प्रैक्टिस सेट आप कोई भी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो मेजर ऑफ द इंस्टीट्यूट जो भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उनकी 80% ऑफ द शीट के आसपास रिवॉल्व करता होगा। और अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को कर लेते हैं तो बिलीव मी 80% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस जेई मेंस आपसे बनने लग जाएंगे। जेई मेंस के तो और ज्यादा ही बनने लग जाएंगे, लेकिन एडवांस के 80% क्वेश्चन आप 70 से 80% क्वेश्चन कर ले जाओगे और पीवाईक्यूज बिंदास तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो सबसे पहले एक बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेप क्या है, आप इस प्रैक्टिस सेशन को अटेम्प्ट करिए। जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उसे कंप्लीट करने के बाद सीधा इन क्वेश्चंस पे आ जाइए। फिर इसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, देखिएगा आपको मजा आ जाने वाला है। एकदम बिंदास आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो एक आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा। तो अब बिना ज्यादा समय जाया करते हुए आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिकली क्वेश्चन वैसे तो वेक्टर्स का है, लेकिन मैंने इसको इस वजह से रख लिया है ताकि आप वेट अ मिनट, माइक कनेक्ट है, इज देयर इट? ओके, इट इज़ कनेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है और मैंने इस वजह से ले लिया है कि अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आई वांट कि आप सोचना सीखें। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉमन आजकल हो गए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो सवाल में है, कंपोनेंट पूछा है, कंपोनेंट आर वेक्टर का और इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो लेट्स से कंपोनेंट की वैल्यू हमने अभी फिलहाल के लिए y मान ली और ये किसके डायरेक्शन में है? ए के डायरेक्शन में है। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ए कैप हो जाएगा, क्योंकि ए के डायरेक्शन में। तो हमको जो वैल्यू निकालनी है वो y ए कैप की वैल्यू निकालनी है और y का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। तो इसको तो निकालना हमको आता है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आर डॉट ए। ठीक है, तो आर ए कॉस थीटा और हमको जो चाहिए वो चाहिए आर कॉस थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा चाहिए, तो इसको इधर ले जाएंगे ए को, तो आर डॉट ए बाई ए आर कॉस थीटा, और इसी को हमने वाई बोला है। ठीक है, तो अब हमको जो पूरा आंसर देना है वो वाई ए कैप के फॉर्म में देना है। तो आर डॉट ए बाई ए इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और ए कैप, तो दोनों साइड ए कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमको पूरा आंसर चाहिए, दैट इज वाई। ठीक है, और आर डॉट ए अपॉन ए, तो इसको लिखोगे आप ए वेक्टर अपॉन ए मॉड, तो ए वेक्टर बाई ए, तो ये हमको मिल जाएगा आर डॉट ए और बाहर एक वेक्टर मिल जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ऑप्शन ए को फटाफट से आप टिक मार्क कर दीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी बेटा कुछ नहीं है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बेटे मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि ऑन अ सिमिलर नोट ऐसा ही एक क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 ने पूछा था और क्वेश्चन जो था वो थोड़ा हिस्से टिपिकल था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही यूज हो रहा था। तो आपको ये करना आना चाहिए। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड है, वो कुछ फंक्शन दे रखे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। दिखने में टिपिकल सा है लेकिन क्वेश्चन में करने में कुछ नहीं है। तो आप देखें, सबसे पहले ना आप क्या किया करो, आप वैल्यूज को लिख लिया करो, ताकि अभी लिख लिया करो क्योंकि अभी आप 11th में होंगे और अभी आपके पास एग्जाम देने में टाइम है। आई वोंट रिकमेंड इट फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स जो अभी नेक्स्ट बिल्कुल आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको तो बोलूँगा फटाफट तेज स्पीड में करना आना चाहिए। लेकिन अगर आप 11th में हो तो अभी आप सीख रहे हो चीज़ों को, यू आर
लर्निंग हाउ टू थिंक। तो आपका मेन फोकस सीखने पे होना चाहिए। तो अगर आप लिख के भी काम चला रहे हैं, थोड़ा इनिशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन में स्लो भी हैं, तो काम चल जाएगा। तो एल का मतलब इज इक्वल्स टू 1 + sin t। तो ये लेंथ हमको दे रखा है, बी का दे रखा है वैल्यू t² - 1, और h का वैल्यू दे रखा है t+1। बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबसे पहले, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो L इंटू बी इंटू एच हमको पता है वॉल्यूम ऐसा होता है। तो ये मिल गया 1 + sin t, और बच्चे ये मिल जाएगा t² - 1, और ये मिल जाएगा t+1। बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, कुछ इस तरीके का फंक्शन है। ये एक फंक्शन ये है, ये एक फंक्शन है, और ये एक तीसरा फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और फर्स्ट इज टू सेकेंड के टाइप में इसको डेरिवेटिव करने के लिए कन्वर्ट कर लो। तो v इज इक्वल टू 1 + sin t। तो इसको एक सिमिलर आसान सा फंक्शन बना लो। तो ये मिल जाएगा t³ + t² - t, और ये मिल जाएगा बच्चे -1। बहुत बढ़िया। तो v की वैल्यू मिल गई, और इसको हमने नाम दिया 1, और इसको नाम दिया 2। और dv/dt निकालने के लिए हमको पता ही है, dv/dt करने के लिए पहले का डेरिवेटिव दूसरे की गुणा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहले की गुणा, ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन रूल जिसे हम बोलते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो मल्टीप्लिकेशन रूल ही बोलते हैं। लेकिन दैट इज नॉट दी, वो अभी काम की बात नहीं, करते कैसे हैं वो आना चाहिए। तो पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो मिल जाएगा 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और sin t का डेरिवेटिव मिल जाएगा प्लस cos t। तो ये तो हमको इतना मिल गया। आप क्या करो, इसको ऐसे मत लगो, वरना ये फाई लगेगा, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप इसको cos t रखने दीजिए। ठीक है, अब सेकंड वाले फंक्शन की गुणा कर दीजिए, दैट इज t³ + t² - t-1। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्लस बीच में लगा दिया। अब सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दीजिए, दैट इज इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3t² + 2t - 1 इंटू फर्स्ट वाले की गुणा, और पहला वाला हमको पता ही है 1 + sin t। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये dv/dt की वैल्यू हो गई। अब dv/dt की वैल्यू कहाँ निकालनी है, आपको निकालनी है π/2 पर। तो सबसे पहले आपको एक स्टेप यहीं पे दिख गया कि ये जो वैल्यू है cos t, cos π/2, cos π/2, cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ये 0 बन जाएगा। वैल्यू कुछ इस हिसाब से दी गई है कि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो dv/dt की वैल्यू हमको मिल गई 3t² + 2t - 1, और ये बन गया 1 + sin t। बहुत बढ़िया बेटे। ठीक है, अब t की वैल्यू π/2 पुट कर दो, t की वैल्यू π/2 पुट कर दो। तो dv/dt एट π/2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, 3 × π² / 4 + 2 × π/2 - 1, और ये हमारा हो जाएगा 1 + sin t, और sin π/2 का मतलब होता है 1। तो ये फिर से मिल जाएगा 2, तो ये 3π² / 2, और ये मिल जाएगा आपको बेटे +π/2 माइनस आपका 2। तो ये कुछ आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2π होगा, नॉट π/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कुछ हमको मिल जाएगा। अगर कोई हल्का फुल्का कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो तुम लोग देख लेना, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई dv/dt निकालना है। और इट वाज नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट वाज एन ईजियर वन। और इस तरीके का क्वेश्चन एडवांस में देखा गया है, तो इट वाज एन ईजी वन। ठीक है, बहुत बढ़िया। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कर लेंगे। ये IEEE 2003 का क्वेश्चन है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि स्पीड निकालने के लिए, स्पीड जैसे कि अगर आपको स्पीड निकालनी हो ना, तो v वेक्टर लिखा हो, vx_i + vy_j + vz_k। इस तरीके से अगर कोई पार्टिकल की स्पीड लिखी हुई हो, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट में, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, इसका मतलब सिर्फ यही होता है। तो v मॉड का मतलब आप बेटा सीधा कैसे निकालें इसको, x कंपोनेंट का स्क्वायर कर दें प्लस y का स्क्वायर कर दें प्लस z का स्क्वायर कर दें, यानी वेक्टर का फंडा लगाए और आपको इस तरीके से निकालना है। तो x
डायरेक्शन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमको दे रखे हैं अल्फा टी क्यूब। जब एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो एक्स डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करके आप एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे। तो dx बाई dt कर दोगे तो ये मिल जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर। तो इसकी तो वेलोसिटी ये मिल गई, दैट इज vx, इसको vx बोल दिया, और z में तो कोई दे ही नहीं रखा है, तो y की वैल्यू दे रखी है बीटा टी क्यूब। तो dy बाई dt निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 बीटा टी स्क्वायर, और इसको वी वाई बोल दिया, तो 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का रूट ओवर ले लीजिए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इट इज़ ए सिंपल कैलकुलेशन, इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन बचेगी, और मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ना बेटे, इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं, इसको आप दो तरीके से सोचिए। पहले तो मैं आपको ना बिंदास तरीका, अगर आप इधर आए हैं क्वांटम शिफ्ट में आए हैं तो मेंटोस तरीका बताता हूं आपको, यानी कि 2 मिनट का तरीका, बिंदास सोचना, ट्रिकी सोचने वाली बात बस। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्गर वन देख लेंगे। तो मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। अच्छा, तो एक पार्टिकल है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, डायग्राम बनाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से एक पार्टिकल है, उसको ऊपर फेंका गया तो मान लो कुछ वेलोसिटी यू से फेंका गया होगा, इट इज नॉट, टेंशन की बात नहीं है, यू मान लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा निकाल लेंगे। अच्छा, अब ऊपर की तरफ फेंका गया तो इसमें एक रेजिस्टिव फोर्स है और वो 2 मीटर पर सेकंड का है। जब ये ऐसे फेंका गया तो ये किसी पर्टिकुलर हाइट पर जा रहा होगा, तो इस हाइट को भी हम बोल दिए, लो इसको h बोल देते हैं, h बोल देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ठीक है h है, निकाल लेंगे इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पूछा है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। जब इसको फेंका गया होगा तो रेजिस्टिव फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और हमको पता है कि ऑलरेडी आप ध्यान रखिए, जी तो इधर एक्ट कर ही रहा है, लेकिन एक रेजिस्टिव फोर्स और एक्ट कर गया, तो g+2 दैट इज हमारा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नेट एक्सेलरेशन हो गया एसेंट के वक्त। और ये गया ऊपर गया और यहां तक पहुंचा, और यहां तक लेट से h हाइट तक पहुंचा, और यहां पर जाकर इसकी रफ्तार v = 0 हो गई। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटे, अगर s बराबर ut + हाफ टी स्क्वायर लगाओ तो u अननोन है, तो अननोन का पचड़ा पड़ेगा। मैं कहता हूं बेटे कुछ मत करो, तुम सीधा इस बॉल को यहां से यहां आने में जितना टाइम लगेगा, अगर इसको सेम मोशन को रेप्लिकेट करके, आप ये ध्यान रखिएगा, जी स्टिल नीचे की तरफ लगेगा। अगर मोशन ऐसा ही हो रहा हो और मैं बॉल को फ्री फॉल कराऊं, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई ये पूरा का पूरा मोशन रेप्लिकेट हो जाएगा और दोनों को बराबर टाइम लगेगा। यानी कि आइडियल सेम मोशन को आप जी का डायरेक्शन चेंज ना करें, कहने का मतलब है 2 का डायरेक्शन चेंज ना करें, इसको ऊपर ले गए। अगर ये ड्रॉप हो रहा होगा तो इस मोशन को अगर फ्री फॉल में करेंगे, आप तो देखेंगे कि मोशन को दूसरे डायमेंशन में ले जाइए। ठीक है, आप उसको दूसरे डायमेंशन का मतलब नहीं कि कुछ और कोऑर्डिनेट में, कहने का मतलब है उसको दूसरे तरीके से सोचिए, आप उसको ऊपर से फ्री फॉल कराइए। जब आप फ्री फॉल कराएंगे तो आपको यू का चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स मोशन की तरह एनालाइज करिए, इसको रिवर्स मोशन की तरह एनालाइज करिए। तो जब रिवर्स मोशन की तरह आप एनालाइज करेंगे तो बच्चे आपको मिल जाएगा h = हाफ, और a की वैल्यू जो हो जाएगी एसेंट के टाइम पे 12 हो जाएगी, और टाइम ऑफ एसेंट को TA² बोल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी एसेंट के लिए ये हो गया। सेम फंडा आप दोबारा जब पार्टिकल ऊपर से आ रहा होगा उसके लिए लगाइए। तो जब पार्टिकल ऊपर से इसको ड्रॉप करेंगे तो अब डिसेंट के लिए क्या करेंगे, जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो अब ए किधर लगने लग जाएगा, ऊपर की तरफ, और जी किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। तो जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो g' की वैल्यू जो हो जाएगी वो g - a दैट इज 8 हो जाएगी। और अब तो u का फंडा है ही नहीं, क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है, तो u इनिशियल की कोई पंगा ही नहीं है। तो स्टिल h = 1/2 × 8, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये g-2 हो जाएगी इंटू टाइम ऑफ डेसेंट दैट इज टीबी का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, और इन दोनों इक्वेशन में आप क्या करिएगा, दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा। तो 1 × 12 TA² एसेंट का स्क्वायर = 1/2
इंटू 8 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, TA स्क्वायर अपॉन TB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/12। तो अब इसका रूट ओवर ले लेंगे, तो TA/TB इज इक्वल्स टू 2/3, तो ये 2/3 आ जाएगा और ये फटाक से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेटा वो कहते हैं ना कि अगर ये नहीं समझ में आया किसी को कि रिवर्स मोशन कैसे करो, भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, दिस वॉज अ शॉर्टर मेथड, दिस वॉज एन इंट्यूटिव अप्रोच, एक अच्छा अप्रोच था सोचने के लिए कि आप उस मोशन को रिवर्स में ले जाइए, और जैसे ही आप रिवर्स में ले जाएंगे तो यू का पचड़ा खत्म हो जाएगा, तो आप फिर से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यू का पचड़ा रहे भी, क्योंकि फिजिक्स तो जनरल है, अगर ऐसे नहीं करना तो कैसे करने, तो बेटा आप सीधा सीधा क्या करिए कि ये हमने यहाँ से इसको फेंका और ये हाइट को h बोल दिया, और अगर इस बॉल को हम फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जो जी नेट की वैल्यू, आई एम सॉरी, तो वो G+A दैट इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगी, क्योंकि शुरुआती वक्त में जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर जाते वक्त भाई रिटार्डिंग फोर्स जो लग रहा है, जो क्वेश्चन में दिया है, वो नीचे की तरफ लगेगा, तो सीधी वैल्यू 12 हो गई, G की वैल्यू 10 मान ली हमने। तो अब U से फेंका गया है और H तक फेंका गया है, तो सीधा सीधा आप इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाइए। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, H इज इक्वल्स टू U इंटू TA, और हमको मिल जाएगा -1/2 इंटू 12 इंटू TA का स्क्वायर। लेकिन इसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, चलो कोई नहीं, लिख लिया तो लिख लिया। अब आप दूसरा इक्वेशन क्या लगाइएगा, यहां पर जाकर रफ्तार क्या हो गई होगी, v इज इक्वल्स टू 0 हो गई होगी। तो सबसे पहले आप लगाइए v इज इक्वल्स टू U+AT, और v की वैल्यू हो गई 0, और u जिससे फेंका गया उसको u मान लिया, -12 टाइम ऑफ एसेंट इसको मान लिया। तो एक तो रिलेशन हमको मिल गया ये, और एक रिलेशन मिल गया ये, लेकिन फर्स्ट वाले का तो कोई यूज नहीं है। अब दूसरा क्या करते हैं, आप दूसरा करिए बेटे कि एक और काम करिए कि v² बराबर U² प्लस 2AS और लगाइए इसमें। तो जब ये लगाएंगे तो v² की वैल्यू तो, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये मान लिया, और u की वैल्यू u है ही, और प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू जो है वो -12 हो जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है G+A, तो G+A की वैल्यू 12 इंटू, और हमारा हाइट जो हो जाएगा दैट इज h, तो U² बराबर 24h। तो एक रिलेशन नंबर 3 हमको ये मिल गया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं। तो अब दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट देख लीजिए, टाइम ऑफ डिसेंट के लिए क्या करेंगे, तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए ये भाई हाइट h है, और यहां से ये फॉल होगा, जब जैसे फॉल हो रहा होगा तो ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ a लगेगा, ये नीचे की तरफ g लगेगा, तो h बराबर हाफ G'(TB²), तो सीधा सीधा लग जाएगा, ठीक है। अब h की वैल्यू हमने मान लिया बेटे, h तो h ही है, और 1/2 इंटू 8 TB का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो करना क्या है कि आप फर्स्ट इक्वेशन से U² है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप सीधा क्या करिए, पहले यहां से U को रिलेट करिए TA के साथ, और फिर उसको पुट करके यहां से H को और रिलेट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप यहां से U इज इक्वल्स टू U/12 इज इक्वल्स टू TA लिख लीजिए, ठीक है, 1, इसको तो ऐसे करके लिख लीजिए, और ये U² बाई 24 इज इक्वल्स टू H, और इस H को आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है, इस H को आप यहां पुट कर दीजिए। तो इसको आप u इज इक्वल्स टू, सीधा ऐसे रहने दीजिए, u इज इक्वल्स टू 12TA, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 12TA इंटू 12TA अपॉन 24 इज इक्वल्स टू h, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। अब ये इक्वेशन, इसको मान लीजिए 4 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू लिखेंगे 12TA² इंटू 12, क्योंकि 12 2 टाइम्स है, तो आप इसको साफ साफ ऐसे लिखें, मैं बार बार गलती करे दे रहा हूं। तो इसको 12 इंटू TA² अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8 TB², ठीक है। तो ये इससे 2 टाइम्स गया, और ये इससे कितना चला गया, ये चला गया 6 टाइम्स, तो 6TA², और ये हो जाएगा बेटे हमारा 4 टाइम्स 4 TB²।
कुछ गड़बड़ है यार, कुछ समथिंग इज फिशी देयर, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो शुरुआत से देखते हैं, एच इज इक्वल टू 1 TB, ठीक है। और आप क्या करें कि ठीक है, और ये वाला रिलेशन ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू 12TA और u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24h। तो u स्क्वायर बाई 24 का मतलब h है, और इसको लिख लिए 12 इंटू 12 TA स्क्वायर अपॉन 24 इज इक्वल्स टू h। तो इससे 2 टाइम्स गया और ये 2 से 6 टाइम्स गया, तो 6TA स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू 4TB स्क्वायर, और यहां से h इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 6TA स्क्वायर, 6TA स्क्वायर 4TB स्क्वायर। यार सही था, मैं क्यों गड़बड़ कर रहा था। TA स्क्वायर अपॉन TB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/6, तो ये 2 और ये 3, तो TA/TB, TA/TB इज इक्वल्स टू √2/3। तो वही आंसर आ गया, ये फालतू में मैंने पचड़ा कर दिया, सही कर रहा था लेकिन वो ना होता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो ये सेकंड मेथड भी आपको समझ में आ गया। बेसिकली इसको बताने का जो मेरा पर्पस था बेटे, वो सिर्फ ये था कि आप प्रॉब्लम्स को मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि आप सोचने का तरीका अपना इवॉल्व करिए। जेई इज ऑल अबाउट थिंकिंग। ठीक है, आप कैसे सोचते हैं इसके रिगार्डिंग एग्जाम है। आप रट के कुछ नहीं कर सकते, अगर रटने की कोशिश करोगे तो बेटा गड़बड़ी कर ही दोगे। तो रट्टा टाइप तो काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले सोचना सीखिए। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का नहीं होना चाहिए कि मैं 5,000 एक चैप्टर पे 5,000 सवाल कर लूँ, 10,000 सवाल कर लूँ। अरे नहीं भाई, गिनती के आप 100-200 सवाल पर चैप्टर, 200-300 सवाल पर चैप्टर, अच्छी क्वालिटी के अच्छे, सबसे पहले PYQs, फिर उसके बाद कोई बुक उठाइए। और HCV एंड एरोडोव तो मस्ट है भाई, वो तो करना ही करना है, वो तो कर लिया करो, तो उससे तुमको बेनिफिट होना ही होना है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाइए ताकि आप सोचना सीख सकें, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए और रटने की तरफ थोड़ा ना ध्यान दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ अ पार्टिकल। तो कोई एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू √x, तो हमने लिख लिया। ठीक है, इनिशियल स्पीड दे रखी है v0, बहुत बढ़िया। विद डिस्टेंस a इज इक्वल्स टू √x, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड तो v0 थी और बाद में स्पीड कितनी हो गई 2v0, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको ये मान लिया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने पूछा है कि कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा पार्टिकल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स ट्वाइस ऑफ द इनिशियल स्पीड, तो भाई इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो a इज इक्वल्स टू √x है, तो v dv/dx इज इक्वल्स टू √x लिख लीजिए। तो v dv इज इक्वल्स टू √x dx ये हो जाएगा, और v dv दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इनिशियल वैल्यू v0 थी, बाद में वैल्यू 2v0 हो गई, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड ट्वाइस ऑफ इनिशियल स्पीड हो गई। तो x की वैल्यू ये हो जाएगा बच्चे 1/2 dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके x तक। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल पूछा है, तो ये हो जाएगा v²/2, और ये हो जाएगा 1/x⁻1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2, और 3/2 तो ये कर लेंगे, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब आप इसमें 0 से लेके x, और ये हो जाएगा, अब आप इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, दैट इज 2v0² माइनस v0², और फिर इसके बाद 2/3x⁻3/2। अब आप सिंपल है, इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जेई के बच्चे हो तो भाई कैलकुलेशन से तुमको भागना नहीं है, वो खुद से करा करो। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं था, a इज इक्वल्स टू v dv/dx करके बिंदास से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटे
कि द रिलेशन बिटवीन, ये कोई इक्वेशन दे रखी है उल्टी पुल्टी सी, रिलेशन बिटवीन टाइम डिस्टेंस की कोई इक्वेशन है। तो इक्वेशन दे रखी है टी इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों कांस्टेंट हैं और आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इन चारों में से कौन सा आंसर एक्सेलरेशन का होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, और एक एक्सेलरेशन का मतलब होता है वी डीवी बाई डी एक्स। जो भी रास्ता आपको जो जैसे मन करना है वैसे करिए, डीवी बाई डी टी करना है डीवी बाई डी टी करिए, डीवी बाई डी एक्स करना है डीवी बाई डी एक्स करिए, दोनों से करके मैं आपको दिखाता हूं। बस आपको सोचना आना चाहिए, इतना प्रॉब्लम नहीं लेना है कि ऐसे हो जाएगा या ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वी निकालने के डी टाइम से डिफरेंशिएट। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको टाइम से डिफरेंशिएट करने पर ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा हमको 1, और ये मिल जाएगा 2ax dx बाई डी टी प्लस बी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और dx बाई डी टी को हम बोलते हैं v, तो 1 इज इक्वल्स टू 2ax v प्लस बी वी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से v को कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा 2ax प्लस b, और ये हो जाएगा 1, तो v की वैल्यू मिल जाएगी 1/2ax प्लस b। बहुत बढ़िया, तो ये इतना हो गया। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो डीवी बाई डी एक्स करना ज्यादा आसान है। क्यों, डी एक्स टी के पचड़े में पड़े, क्योंकि उसको dx बाई डी टी एक बार और करना पड़ेगा। तो इसको a इज इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स करे लेते हैं। तो v dv बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आप dv बाई डी एक्स निकाल लो। तो यहां से सीधा dv बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करो, इसको लिख लो 2ax प्लस बी रेस टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा -1, और ये इसको डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, तो डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इसको लिख लीजिएगा आप 2a। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से। तो a इज इक्वल्स टू v dv बाई डी एक्स, और v की वैल्यू जो हमको मिली है 1/2ax प्लस b, और dv बाई डी एक्स मैंने जो ये कर दिया। अब ये मत पूछना कि यार ये कैसे हुआ, ये खुद से ट्राई करना, एकदम से डायरेक्ट आपको भी आ जाएगा करना, थोड़ा टाइम लगेगा। इनटू -2a/2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म पावर 3 कॉमन मिल गया, तो इसका पावर 3 बना लीजिए। तो -2a/2ax प्लस बी का पावर 3, और 1/3 की, यानी अब इसको 1 की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो ये हमको पता है कि ये v का क्यूब है, दैट इज इट इज v। तो सीधा सीधा -2a v क्यूब लिख लेंगे, क्योंकि v की वैल्यू जो है वो 1/2ax प्लस b निकल के आ रही थी, तो ये यहाँ से फटाक से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि नहीं भाई हमको v dv बाई डी एक्स नहीं करना, हमको तो dx बाई डी टी करना है। तो भाई तुम क्या करो, तो v की वैल्यू जो आ गई हमारा 2ax प्लस b। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो v इज इक्वल टू 2x प्लस बी। तो dv बाई डी टी कर लो, dv बाई डी टी कर लो। dv बाई डी टी करने के लिए इसको सबसे पहले तुम इसको ना ऐसे लिख लो। तो v इज इक्वल टू 2ax प्लस बी रेस टू द पावर -1। तो dv बाई डी टी करने के लिए dv बाई डी टी, तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2ax प्लस बी, और यहाँ बनेगा 2a, और फिर बनेगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। बहुत बढ़िया। और इसको क्या बोलते हैं, हम v बोलते हैं, इसको बोलते हैं v बोलते हैं, और ये पावर 2 है, इसको पावर 2 कर देंगे। जब पावर 1 घटाएंगे तो ये नीचे जाके पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, तो आपने देखा कि एक्सप्रेशन स्टिल सेम बन रहा है। तो -1/2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 2a इंटू 1/2ax प्लस बी, इसको v बोलते हैं। तो स्टिल हमको v क्यूब मिल रहा है, तो फिर से हमारा आंसर -2a v क्यूब मिल रहा है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं था, आप जैसे मन चाहे वैसे करिए, बस आपको सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पैराशूटिस्ट है, वो बेल आउट करता है। और देखिए सबसे पहले आप क्या करें, एक पैराशूट है, बेल आउट करता है। बेल आउट मतलब कि वो जंप करता है एक पर्टिकुलर हाइट से, इमीडिएटली प्लेन से कहीं से जंप कर रहा है। तो वो शुरुआती टाइम में 50 मीटर हाइट, तो यहाँ से जंप करा तो u की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वो रिलीज हुआ होगा, फ्री फॉल करा होगा। तो u इज इक्वल्स टू 0, और ये हाइट हमको 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन ये आ रहा है।
इसके बाद वो एक्सेलरेट कर रहा है, यहां से वो एक्सेलरेट कर रहा है, सॉरी डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाएगी, दैट इज ए इज इक्वल्स टू -2। बहुत बढ़िया। और ग्राउंड को रीच कर रहा है कितनी रफ्तार से? 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और ये पता है कि ये डीएक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां पर कुछ रफ्तार रही होगी जो कम हो रही होगी, तो यहां से जब ये फ्री फॉल करते करते यहां तक आया तो इसने कुछ रफ्तार गेन कर ली होगी, और जितनी भी रफ्तार इसने गेन कर ली होगी तो पहला काम तो उसको निकालिए, तो v² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2, और ये फ्री फॉल हो रहा है तो g की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, तो सीधा सीधा -10, और नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की हाइट को हम नेगेटिव मान लेते हैं तो -50, तो v² बराबर 2 इंटू, इसको आप 9.8 ही ले लो, इसको आप 9.8 ही ले लो, 10 मत लो, ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर आएगा फिर आंसर। 9.8 इंटू 50, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 50, तो ये हो गया v इज इक्वल्स टू √980। बहुत बढ़िया, 980, ठीक है, क्योंकि मेरे को जितना ध्यान है इस क्वेश्चन में 9.8 करके निकाला गया, तो फिर अप्रोक्सीमेशन से वैसे आप 10 लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो क्लोजर आंसर आ रहा हो उसको आप लिख लीजिएगा। अच्छा, तो ये हमको पता चल गई। अब इसके बाद ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिर से एक बार v² बराबर u² प्लस 2as लगा दो, तो बाद में रफ्तार हो गई 3² और इनिशियल रफ्तार कितनी थी? √980 का स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? डी एक्सेलरेट कर रहा है तो 2, तो -2 इंटू एस, ठीक है, तो बाद वाला डिस्टेंस हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 980 -2 इंटू 2 इंटू एस, तो ये हो जाएगा 971/4, ये हो जाएगा एस, ठीक है। तो ये 971/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और ये 242.75 आई गेस, तो इट इज 242.75 आई गेस, नहीं बिल्कुल यही है, इज इक्वल्स टू एस, तो एस की वैल्यू निकल गई। अब आपसे पूछा है कितनी हाइट पे बेल आउट करा, तो 50 ऊपर थे, पहले से 50 फ्री फॉल कराइए, और उसके बाद कितना चला? 242.75, तो ये 242.75 और ये 50, तो ये हमारा हो जाएगा 242.75 प्लस 50, तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा दैट इज क्लोज टू 293, तो आंसर नंबर सी हमको आंसर मिल जाएगा 292.75, और इसको हम 293 लिख लेंगे। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा खास था नहीं, इजियर क्वेश्चन था, बस कराने का पर्पस ये था कि आप सभी लोग ये देख पाए कि क्वेश्चंस हमेशा टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 8 है, द इंजन ऑफ अ मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, तो ए की वैल्यू 5 दे रखी है, इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और रिटार्डेशन दैट इज बी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर सकता है। एक पॉइंट ए से बी जा रहा है मिनिमम टाइम में, तो जब भी मिनिमम टाइम का क्वेश्चन आए तो तुम सीधा एक फंडा ध्यान रख लो, एक्सेलरेट भी उसी वैल्यू से होगा जितनी मैक्सिमम है, और डी एक्सेलरेट भी उसी से होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक एक्सेलरेट कर सकता है तो वो 5 ही लेगा, ऐसा नहीं है कि 3-4 बीच में कोई और वैल्यू ले लेगा, मिनिमम नहीं लेगा, क्योंकि टाइम फिर मिनिमम नहीं रहेगा, ठीक है। तो टाइम को मिनिमम करने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम रिटार्डेशन ही वो लेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा दूसरा बात आप क्या करें, ये फंडा क्लियर हो गया, इतना क्लियर होने के बाद आप सीधा वीटी कर्व बनाया करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है जेईई मेंस में, तो बिल्कुल ये कोई रोडोव में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रखा है, वहां से उठाया, स्टैंडर्ड क्लासिक क्वेश्चन है, बिंदास इसको करना आना चाहिए। सबसे पहला जो मेथड नंबर 1 है मैं आपको बता देता हूं। अभी आप पूछोगे कि यार तुमको कैसे पता कि वीटी कर्व बनाना, भाई प्रैक्टिस से सब हो जाता है, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड भी इसका बताऊंगा। तो वीटी कर्व आप बना लीजिएगा। तो जैसे ही आप बेटे वीटी कर्व बनाएंगे तो सबसे पहले ये एक्सेलरेट हुआ होगा कुछ टाइम के लिए,
और एक्सेलरेट हुआ होगा तो रफ्तार जो हो गई होगी v हो गई होगी, और लेट से ये t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ होगा, फिर इसके बाद ये डी एक्सेलरेट हुआ होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू a मान ली और रिटार्डेशन की वैल्यू b मान ली, और ये t2 टाइम के लिए डी एक्सेलरेट हुआ होगा। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम पूछा है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले भाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दो, 0 से चला है तो a t1, ठीक है, ये हमको पता चल गया a t1, और a की वैल्यू सीधा 5 ही लिख लो आप, इसको a मत लिखो, इसको आप 5 लिख लो, ठीक है, 5t1, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब रिटार्डेशन के लिए फिर से लगा दो v बराबर u प्लस ए टी, फिर से तो रिटार्डेशन करते वक्त वो 0 सॉरी भाई, उसकी रफ्तार जब रेस्ट पे आ रहा होगा, क्योंकि एक सवाल में दे रखा है कि मोटरसाइकिल कम्स टू रेस्ट एट बी, तो कम्स टू रेस्ट एट बी, ठीक है। तो जब ये रेस्ट पर आ जाएगा तो आप सीधा क्या करो, इसको 0 कर दो, और v की वैल्यू हमको पता ही है 5t1, और रिटार्डेशन की वैल्यू 10 है, और टाइम t2 मान लिया, तो t1 बराबर 2t2, t1 t2 में रिलेशन हमको मिल गया कि ये दोनों डबल हो गए। तो अब तुम पता है क्या काम करो, तो इसको ऐसे करने के लिए t1 बराबर 2t2, इसको t बोल दो तो ये 2t हो जाएगा, अरे इसको t बोल दोगे तो ये वाला 2t हो जाएगा, क्योंकि t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2, तो इसको t बोला तो इसको 2t, वेरिएबल एक बन जाए, इस वजह से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको t बोल दो, तो फटाफट हमारा जो ग्राफ था वो कुछ ग्राफ इस तरीके का बन गया, ठीक है, ये ग्राफ बन गया बेटे कुछ ऐसा, और अब ये ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बन गया, ये टाइम जो है ये 2t है, और ये टाइम हमारा t है, हालांकि मैंने t वाला बड़ा ज़्यादा बना दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और ये जो वैल्यू है v है, और हमको पता है कि डिस्टेंस जो चल रहा है दैट इज 1500 मीटर, हमारा क्वेश्चन में गिवन है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, तो जो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, दैट इज 1.5 किलोमीटर, दैट इज 1500 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इसका सीधा फंडा क्या करिए, इसमें अब वीटी कर्व का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, तो एरिया निकाल लीजिए, तो 1/2 इंटू 2t यानी बेस, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो v प्लस 1/2 इंटू टी इंटू हाइट, तो फिर से हमने v कर लिया, इज इक्वल्स टू 1500, बहुत बढ़िया। और v की वैल्यू हमको पता थी, v इज इक्वल्स टू 5t1 निकाला था हमने शुरुआत में, v इज इक्वल्स टू 5t1, और t1 को बोला था हमने 2t, तो v इज इक्वल्स टू 10t हो गया, v इज इक्वल्स टू 10t हो गया, तो नए वेरिएबल के हिसाब से v इज इक्वल्स टू 10t हो गया, तो 1/2 इंटू 2t इंटू 10t प्लस 1/2 इंटू t इंटू 10t इज इक्वल्स टू 1500, ठीक है, ये इतना हमको मिल गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 20t स्क्वायर प्लस 10t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3000, ये बन गया 30t स्क्वायर बराबर बचे 3000, बहुत बढ़िया। तो इससे ये कितने टाइम गया, t स्क्वायर, ये सीधा का सीधा 100 टाइम्स इससे चला गया, इज इक्वल्स टू 100, तो t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड हमको मिल गया, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड हमको मिल गया। तो t की वैल्यू 10 मिली है ना, तो ये वाली वैल्यू तो 20 हो जाएगी, और ये वैल्यू फिर से 10 हो जाएगी, तो टोटल टाइम तो 30 हो गया ना, 2t प्लस t, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 10, दैट इज 30 सेकेंड, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब किसी बंदे ने बोला कि नहीं भाई यार मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को फिर से आप सॉल्व करो, तो मैं बोल देता हूं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि वही बात है, कुछ नहीं है, चाहे कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, बात वही है, क्वेश्चन वही है, थीम भी वही है, करने का तरीका भी वही है, बस मेथड 2 वो बोलते ना, बोल दिया जा रहा है मेथड 2। तो सबसे पहले हमको पता है v बराबर AT लगाते हैं, v बराबर u प्लस AT, जो रफ्तार वो अचीव कर लेगा वो हो जाएगी 0 प्लस 5 इंटू T1,
तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। अब इसके बाद आप सीधा क्या करिए, v बराबर u प्लस ए टी, देखिए वही काम कर रहा हूं मैं। तो v इज इक्वल्स टू 5t1 माइनस 10t2, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये डीएक्सेल रेट होगा। तो t1 बराबर 2t2, तो एक रिलेशन वही हमने निकाल लिया जो ग्राफ में निकाला था। बहुत बढ़िया। लेकिन अब कह क्या रहा है कि आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। तो पहले वाले डिस्टेंस को आप s1 बोल दीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन a1 के डिस्टेंस को, दैट इज 5 के डिस्टेंस को s1 बोल दीजिए, और s2 बोल दीजिए रिटार्डेशन वाले को, ठीक है। तो हमने क्या करा, जब ये लगाया तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बराबर 2 इंटू 5 इंटू s1 हमको मिल गया। बहुत बढ़िया। तो s1 की वैल्यू मिल गई हमको v स्क्वायर बाई 10, ठीक है। अब सिमिलरली एक बार v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए रिटार्डेशन वाले कॉन्सेप्ट में। तो उसमें क्या करेंगे, जब एक बार फिर से लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और यहां पर s को s2 बोल दिया है, तो ये रुक जाएगा, तो फाइनल रफ्तार ये हो गई। और इनिशियल रफ्तार v स्क्वायर थी ही, और हमको पता है 2 इंटू 10, तो 10 हमारा माइनस का है, तो ये माइनस हमने ऑलरेडी यहां ले लिया। और s2 तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल्स टू s2। तो ये दो रिलेशन हमको मिल गए, इसको रिलेशन 2 बोल दिया। और हमको सवाल में दिया गया है, s1 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 1500 मीटर, ये हमको सवाल में दे रखा है। तो यहां पर v स्क्वायर बाई 10 प्लस v स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 विच इज इक्वल्स टू 1500, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 20, तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल्स टू 1500, ठीक है। 1500, बहुत बढ़िया। तो 3v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे ये, बहुत बढ़िया। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। जब v की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड निकल गई, तो आपसे पूछा था t1 t2 यानी t1 प्लस t2 पूछा था कितना वो टाइम लेगा। तो v बराबर, ये थोड़ा लेंथियर पड़ रहा है, इसमें एक बार इक्वेशन और लगानी पड़ रही है। तो a v बराबर u दैट इज 0 प्लस a की वैल्यू हमको पता है 5 और t1, ठीक है। तो ये हमको वैल्यू पता चल गई। तो ये जो वैल्यू हो गई, तो 100 इज इक्वल टू 5 इंटू t1, तो t1 की वैल्यू हमको पता चल गई 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब सिमिलरली t2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू हमारा 5 t1, ठीक है, सॉरी 100, इनिशियल रफ्तार जो थी वो 100 थी, तो इसको आप मान लीजिए 100, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके। और 100 माइनस 10 t2, तो t2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 10 सेकेंड, और t1 प्लस t2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 30 सेकेंड। तो आपने दोनों मेथड से करके देख लिया, आपका आंसर वही आया जो आने वाला था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, आप इस चीज की चिंता छोड़ दें। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड जो है u इज इक्वल्स टू 6.25 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और इसको डीएक्सिलरेट किया गया है, और जिस रेट से डीएक्सिलरेट किया गया है वो आपको दे रखा है। और v का मतलब जहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट आपसे पूछा है। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 रूट वी, तो ये कुछ दे रखा है, तो ठीक है। तो v वाले वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, t को एक साइड कर लीजिए, dv बाई रूट वी इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 dt, और
इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। ये बोगस क्वेश्चन है यार, बोनस क्वेश्चन है, घिसा पिटा सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस कोचिंग्स की शीट में मिल जाएंगे। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फंडा है। अगर किसी बच्चे को, इट वाज नॉट अ डिफरेंशिएटर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएट करने में तो नहीं है कि आपका रैंक डिसाइडर क्वेश्चन नहीं बोल सकते, बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं, सब कर लेंगे इसको। dv/√v इज इक्वल टू -2.5 dt, और 0 से जो इनिशियल रफ्तार है दैट इज 6.25 मीटर पर सेकंड, और बाद में ये रेस्ट 0 पर आ जाएगा, और 0 से लेके t टाइम है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 आएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बेसिक कैलकुलेशन है। अब इसको आप v की पावर -1/2, चलो मैं कर देता हूँ, dv 6.25 से 0, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2.5t, 0 से t। तो ये हमारा जो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा v टू द पावर -1/2 + 1/2। तो ये v टू द पावर 1/2 इंटू 2, और ये इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 6.25 से लेके 0, और ये हो जाएगा हमारा -2.5t, ठीक है। तो 2 इंटू 0 -2 इंटू √6.25 इज इक्वल्स टू -2.5t। तो ये तो सीधा सीधा 0 है, और ये हमारा हमको मिल जाएगा 2.5। तो -2 इंटू 2.5 का इसका रूट ओवर लेंगे तो 2.5 मिलेगा, और ये हो गया 2.5 इंटू टी। इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, और ये माइनस ने माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, तो टी की वैल्यू हमको 2 सेकेंड मिल गई, और हमारा आंसर निकल गया। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। एक बार फिर से देखता हूँ कि माइक लगा है या नहीं। माइक, हाँ, इट्स स्टिल देयर। मैं हर बार भूल जाता हूँ कि माइक लगा हुआ है या नहीं, लेकिन लगा हुआ है, ठीक है। फिर से वही प्रॉब्लम हुई। ये बड़ा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। देखता हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया। ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक स्फीयर है और इंस्टेंटेनियस रेडियस आर है, टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहला फंडा क्या है, टोटल मास जो है वो कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आना चाहिए। और एक बात क्या है कि जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से है कि इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वैल्यू। जो डेंसिटी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, दैट इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये समझ में आना चाहिए। तो वेलोसिटी पूछा है, तो सबसे पहला तो इसका मेथड नंबर 1 देख लेते हैं उसको करने के लिए। तो दैट इज मास निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो डेंसिटी हमको पता है रो है, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हमको पता है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो रो इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास, और एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू एम, ये हमको मिल गया। तो पहला रिलेशन हम निकाल लीजिए, मास दैट इज m इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या है, dm/dt कर दीजिए, और आपको पता है कि मास चेंज नहीं हो रहा है सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो dm/dt हम करेंगे, dm/dt इज इक्वल्स टू, तो इसको आप फिलहाल क्या करें, 4/3, अभी dm/dt मत लिखो, इसको मास लिख लो ताकि हम फर्स्ट और सेकंड लिख सकें। तो मास m इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू रो आर क्यूब, इतना लिख लो आप सिंपल करके। तो इसको बोल दो 1, सिंस रो तो चेंज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टी है, लेकिन एक एट एन इंस्टेंट पे कांस्टेंट हो जा रहा है, ताकि आप इंटीग्रेट कर सको, आप उससे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सको, ठीक है। अच्छा, आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सको कि रो एज अ फंक्शन ऑफ टी है, वो समझ में आ सके। चलो बहुत बढ़िया। तो इसको बोला हमने सेकंड, ठीक है। तो dm/dt कर लेते हैं। तो dm/dt, तो 4/3 को, तो सबसे पहले 4/3 पाई को तो बाहर निकाल दो। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज d/dt इंटू आर क्यूब, ठीक है, ये मिल गया। अब आप क्या करिए, प्लस 4/3
पाई। ठीक है, तो 3r² का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ये r³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3r²। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनटू रो। और ये जो वैल्यू है ये हमको पता है 0 है, तो 4/3 पाई कॉमन, और यहां से हमको कॉमन मिल जाएगा r², क्योंकि यहां r³ है, यहां r² है, तो एक टर्म और कॉमन मिल जाएगा। तो ये बना d⁻/dt इंटू r, और ये बना प्लस और 3 रो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो इस पूरे को इधर फेंक दोगे तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये हमको मिला d⁻/dt इंटू r इज इक्वल्स टू -3 रो। ठीक है, तो d⁻/dt, और इस रो को इधर ले आओगे तो ये 1/रो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस, कुछ तो गड़बड़ करा है भाई लोग। कुछ तो गड़बड़ करा है, कुछ तो गड़बड़ करा है। dm/dt 4/3 d⁻/dt 3r³। इसको एक बार यहां से देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ करा है, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो अभी आप इसको 4/3 पाई, इसको 0 रखने दीजिए, और पाई r³ d⁻/dt, और इसको इधर ले आइए। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो ये बन गया -4/3 पाई 3r² रो। ठीक है, और अरे पगलेट, ये देखो 3r² इंटू dr/dt कौन करेगा भाई, dr/dt कौन करेगा, तो इसको लिख लिया dr/dt, क्योंकि r तो इटसेल्फ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो dr/dt। बहुत बढ़िया, तो मैं वो मिस्टेक पकड़ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया -4/3 पाई 3r² इंटू रो dr/dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई d⁻/dt इंटू r³। इसको कैंसिल आउट भी कर सकते, तो ये 4/3 पाई 4/3 कैंसिल, और यहां से r² से ये r बना कैंसिल, और dr/dt को हम बोलेंगे वो रफ्तार, क्योंकि जिस रफ्तार से रेडियस चेंज हो रही होगी उसी रफ्तार से हमारा स्पीड बढ़ रही होगी, तो d⁻/dt r। ठीक है, और यहां से ये रो जो है हम इसको इधर ले आए अपॉन में, तो रो, तो v इज इक्वल्स टू 1/रो d⁻/dt इंटू r, और ये नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस माइनस को यहां ले आए, तो इसकी वैल्यू हमको पता है कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल्स टू, और ये 3 भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपॉन में आ जाएगा, पूरे को कांस्टेंट मान लो, क्योंकि ये वाला 3 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये r के प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, तो r के प्रोपोर्शनल आ गया, तो हमने सीधा देखा कि हमारा आंसर नंबर C हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, और ये वाला जो 3 है इसको मैं ले जाना इधर भूल गया था, तो ये इधर अपॉन में आ जाएगा, तो ये एक और आ जाएगा। अब देखते हैं इसको मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 कहता है कि क्वेश्चन में दो चीजें कांस्टेंट हैं, dm/dt कांस्टेंट है, और फ्रैक्शनल जो रेट है, दैट इज द फ्रैक्शनल रेट ऑफ चेंज इन डेंसिटी 1/d⁻/dt, ये भी कांस्टेंट है। तो इसको कांस्टेंट करके देख लेते हैं, तो यही सेंटेंस हम पकड़ लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमारा पता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक है, और हम जानते हैं मास, ठीक है, दैट इज हमने मान लिया m, मास कांस्टेंट है तो m मान लेंगे, और वॉल्यूम 4/3
पाई आर क्यूब बराबर रो। तो ये बन गया 3/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू रो, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। बहुत बढ़िया। अब हमको क्या करना है कि 1/d ρ/dt निकालना है। ठीक है, तो रो की वैल्यू तो हमको ये पता चल गई। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए d ρ/dt। तो d ρ/dt निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3/4 पाई r⁻³ लिख लेंगे रो को। तो d ρ/dt निकालेंगे तो ये 3/4 पाई इंटू -3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा r⁴ अपॉन में, और dr/dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू d ρ/dt। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतना रिलेशन मिल गया। अब 1/ρ की जो वैल्यू है उसको निकाल लीजिए। तो 1/ρ की वैल्यू जो मिलेगी हमको, दैट इज 4 पाई r³ अपॉन 3 इंटू d ρ/dt। ये तो हो गई 1/ρ की वैल्यू, इंटू d ρ/dt ये निकाल लीजिए क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, इंटू 3/4 पाई इंटू -3 इंटू 1/r⁴ इंटू dr/dt, और इसको हम बोल देंगे v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज k। तो आप फिर से देखेंगे कि वही रिलेशन बन जाएगा आपका। तो इस पूरे को उठा लीजिए। ठीक है, इस पूरे को जब आप उठा लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल कर देगा इधर, तो ये 1/r बना, ये 4 पाई इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये बना -3/r dr/dt और इंटू v इज इक्वल्स टू k, और ठीक है dr/dt, और dr/dt को हम बोलेंगे v। तो 3r/v -3r इंटू v इज इक्वल्स टू k। तो v इज इक्वल्स टू kr/3 माइनस का वही रिलेशन आया, और k को हमने कांस्टेंट बोल दिया। देखो वही रिलेशन आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। चाहे इसको ऐसे कर लो। ठीक है, और बी कॉशियस। मैं थोड़ा कैलकुलेशन में, मतलब ऐसा ना, पढ़ाते वक्त थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जाता हूँ, तो बी कॉशियस विद कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन को करना आना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना, लेकिन मैं बहुत करता हूँ, तो मेरे को बताते हुए चलना, ये ध्यान रखना। ये मेरी गंदी हैबिट है कि सिली मिस्टेक्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जेई मैं ये बहुत करता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये आइकॉनिक क्वेश्चन है, ये 1995 में आया था, और इसमें एक ट्रैप है दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन गलत कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना अपने आप में, अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन समझना, तो कोई क्वेश्चन को समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की तरफ ध्यान दीजिए। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन dv/dt। इसका मतलब है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t है, और dv/dt का मतलब होता है बच्चे एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। और इसका मतलब है कि 3v एज अ फंक्शन ऑफ t, वेलोसिटी सेल्फ वेरिएबल है, और वेलोसिटी ही हमको निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि a इज इक्वल टू 6 - 3v दे रखा है, और वेलोसिटी वेरिएबल है, और वही निकालना है। तो इसको आप अगर ऐसे कर दोगे ना, dv/dt इज इक्वल्स टू 6v - 3vt, और dv इज इक्वल्स टू 6 - 3vt, और dt ऐसे करके इंटीग्रेट कर दोगे, गलत हो जाएगा। गलत 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 गलत, दिस इज द ट्रैप। तो इसको आप बोलिए dv/dt का मतलब है a। इस पूरे इक्वेशन का, दैट इज ये वाले इक्वेशन का, दैट इज मैं आपको बता दूं, ये वाले इक्वेशन का, ये वाले पॉइंट का मतलब है a। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 6 - 3v, और v एज अ फंक्शन ऑफ t है। वेलोसिटी जो है वो अलग अलग टाइम पे वेरी कर रही है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई।
तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, अब बारी बारी ऑप्शन देख लेते हैं, कि टर्मिनल स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है भैया। अब टर्मिनल स्पीड कब होती है? टी बराबर इंफिनिटी पे और ए बराबर 0 पे। तो ए की वैल्यू क्या कर दी हमने? 0 कर दी। जब ए 0 हो जाएगा टर्मिनल स्पीड अचीव हो जाएगी, दैट इज 6 माइनस 3v। ठीक है, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v हमको निकालना है, तो ये -6v बराबर -3v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v की t पर, पर्टिकुलर t पर वैल्यू निकालनी है, और टर्मिनल जिस t पर हो रही होगी वो वैल्यू हो रही होगी v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट है, और ए की वैल्यू 6 माइनस 3v हमको दे रखी है। v जो है ये वेरी कर रहा है अलग अलग टाइम पर, लेकिन हमको ये पता है सवाल में कि इनिशियली भैया ये रेस्ट पर था, t बराबर 0 पर ये रेस्ट पर था। जब ये t बराबर 0 पर रेस्ट पर था तो इस v की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि ये तो अलग अलग टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 0, तो ये हो गया 6 माइनस 3 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। ओ क्या कर दिया मैंने? 6 इंटू, पगलेट हूं क्या मैं? फिर यही गलती कर रहा हूं, तुम ध्यान रखना। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। मैं ऐसी गलती बहुत करता हूं और तुम लोग बेटा मेरे को बताते हुए चलना, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ लिया आपसे, तो मेन तो सवाल ये ऑप्शन नंबर सी है कि ये करेक्ट है या नहीं। अब इसके बाद ऑप्शन डी को देख लेते हैं, वो थोड़ा ज्यादा आसान है, फिर सी पे चलेंगे, बिंदास तसल्ली से सी को निकालेंगे। तो स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो एक्सेलरेशन तो हमको पता है 6 माइनस 3v था, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 6 थी, तो हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 6 माइनस 3v, तो इस टाइम पे वेलोसिटी पूछी है आपसे, इस टाइम पे वेलोसिटी पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। v तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू -3v, v इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्या 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी भी यही आ रहा है। बहुत 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 बढ़िया, ठीक है। तो हमको मिल गई कि एक्सेलरेशन की स्पीड की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो वेरी कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3v एज अ फंक्शन ऑफ t, ये हमसे बोल दिया v, ठीक है। तो इसको तुम सीधा ना ये v मान लो। ये ऐसे करने से पता क्या होगा, इसको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इसका मतलब है कि v वेरिएबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वेरिएबल है तो हम तो v नाम दिए दे रहे हैं वेरिएबल को। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 3v इसको बोल दो, और a को बोल दो dv बाई dt, ठीक है। और ये हो गया 6 माइनस 3v, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये पूरा जो v है इसको इधर लाएंगे, क्योंकि भाई ये तो एक फंक्शन है सेपरेशन की मदद से। तो dv बाई 6 माइनस 3v इज इक्वल्स टू dt, 0 से लेके v, 0 से लेके t। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, चलो तुम नहीं कर पा रहे हो मैं कर दे रहा हूं। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/3 ln 6 माइनस 3v, और लिमिट आ जाएंगी 0 से v, और ये आ जाएगा t माइनस 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब -1/3 ln 6 माइनस 3v, अब जब इसको पुट करेंगे तो बाई 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू t। तो ln 6 माइनस 3v बाई 6 इज इक्वल्स टू -3t, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बन जाएगा 6 माइनस 3v बाई 6 इज इक्वल्स टू e टू द पावर -3t। बहुत बढ़िया, कोई गड़बड़ी तो नहीं करी? नहीं करी, ठीक है। तो 6 माइनस 3v इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3t इंटू 6। बहुत बढ़िया। 3v इज इक्वल्स टू 6 e टू द पावर -3t, और ये इधर आ जाएगा -6, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो v इज इक्वल्स टू 6 e टू द पावर -3t -6/3,
तो ये हो जाएगा 2e⁻−3t−2। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे -2 प्लस, या इसको सीधा सीधा आप लिख लो कि 2/e⁻3t−2। ठीक है, तो एक बार या ऐसे बोल दो, जिस भी फॉर्म में लिखा हो, इसको 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो e⁻−3t−1। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आंसर आ रहा है, 2 बाहर है और -e। कुछ कैलकुलेशन का फंडा गड़बड़ कर दिया क्या रे भाई? अरे ये माइनस कहाँ जाएगा? -3t कुछ तो गड़बड़ किया है रे मैंने लाला। अब तुम लोग देख लेना, जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक किया है वो तुम देख लेना यार। ठीक है, अब मैं गड़बड़ करता रहता हूँ तो वो तुम देख लेना। चलो बहुत बढ़िया, तो आज का सेशन यहीं पे सम अप कर लेते हैं। तो इसको रीअरेंज करके देख लेना। तो ये माइनस का लफड़ा आ रहा है, बाकी तो सवाल यही है। ठीक है, बाकी सवाल यही है। ठीक है, तो 2-3e, ये इसके साथ माइनस आ रहा है, तो कहाँ गड़बड़ किया है? -1/3 देख लेना यार तुम लोग, अब इट्स इजी। ठीक है, यू मान के भी कर सकते हो इसको, यू मान के 6-3v को यू मान के इसको du, तो उस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप देख लेना कहाँ गलती हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, टेक केयर। तो आज का सेशन यहीं पर सम अप करते हैं।